हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में सीटेट जनवरी 2021 का पेपर 1 सॉल्व करने वाले हैं। ये सेट हमारा आई है। आप वीडियो को पूरा देखिए और सही प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम सीडीपी का प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ये सीडीपी का प्रश्न है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन ऑप्शन है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है, लैंगिक समानता को बढ़ाता है। आपको सही प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए से हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। अगला प्रश्न, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष कर देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का यह योजना ऑप्शन है बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थिन होगी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। ये सभी ऑफिशियल आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। प्रश्न, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। ऑप्शन है प्रथापूर्ण, प्रथागत, उत्तर प्रथागत, अमूर्त सक्रियात्मक। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, प्रथागत। अगला प्रश्न, ले वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन है सांस्कृतिक उपकरणों, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। ऑप्शन ए से हो जाएगा सांस्कृतिक उपकरण। अगला प्रश्न, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोबंध। ऑप्शन 4 से हो जाएगा स्कीमा, मनोबंध। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास, विचार सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। ऑप्शन 2 से हो जाएगा विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला प्रश्न,
विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। विकास केवल बाल्य अवस्था के दौरान ही होता है। विकास बहुआयामी होता है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा विकास बहुआयामी होता है। अगला प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए सांवेदिक मूर्त अमूर्त, ऑप्शन 2 है अमूर्त सांवेदिक मूर्त, ऑप्शन 3 है मूर्त अमूर्त और सांवेदिक, ऑप्शन 4 है अमूर्त मूर्त सांवेदिक। आपको बताना है जन्म से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था हमारा 12 से 18 वर्ष होता है, तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सांवेदिक मूर्त और अमूर्त। अगला प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष में असफलता, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन 4 से हो जाएगा अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, अभिवेदी समरूपी निर्देशों पर, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। अगला प्रश्न, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन है मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला प्रश्न, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? प्रश्न पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है दृश्य श्रवण सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। ऑप्शन 4 से हो जाएगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, क्योंकि प्रश्न हमसे नहीं पूछा था। अगला ऑप्शन है सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। प्रश्न, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन 2 सही हो जाएगा विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला प्रश्न, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। ऑप्शन 3 से हो जाएगा समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चों को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवाद याद करने पर जोर देकर। ऑप्शन 2 से हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला प्रश्न, शर्मिंदगी डैश है का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव का अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला प्रश्न,
निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण, नकल और दोहराना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगला प्रश्न, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि ऑप्शन ए इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब ऑप्शन है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वे आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला प्रश्न, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। अगला प्रश्न, अधिगम की संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है। ऑप्शन ए से हो जाएगा योग्यता सुधार्य है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद। ऑप्शन 4 से हो जाएगा अन्वेषण और संवाद। अगला प्रश्न, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, आत्मकेंद्रियता, मनोवैज्ञानिक विकार। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा स्वनियमन। अगला प्रश्न, मूल्यांकन पत्रियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला प्रश्न, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। ऑप्शन 4 से हो जाएगा आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला सब्जेक्ट हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।